इलस्ट्रेशन 8.22 है। इसमें हम लोगों को एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसके बाद नीचे लिखा है द डिबेंचर इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग फॉर 1 year एंड डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर आर इन अरियर फॉर 2 years। बोल रहा है हम लोग 1 साल से डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, उधार रखे हैं, और डिविडेंड भी 1 साल तक हम लोग नहीं दिए हैं। प्रेफरेंस शेयर आर इन अरियर फॉर 2 years, और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है उसके ऊपर 2 साल से नहीं दिए। वो डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर नहीं, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर होगा। तो डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हम लोग 2 साल से नहीं दिए। सन्ड्री एसेट्स बुक वैल्यू पे ही वर्थ हुआ है, मतलब जितना है बैलेंस शीट में उतना ही उसका वैल्यू है, कोई चेंज नहीं हुआ है। You are required to ascertain the value of preference shares and equity share each of the following alternative cases। अभी तक हम लोग जितना सम कर रहे थे उसमें सिर्फ वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर बोला था, इसमें वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर भी बोला है। अच्छा, लास्ट सम हम लोग जो कर रहे थे 8.21, उसका हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड नहीं किए थे, तो वो बेसिकली फाइंड कर लो। या हम लोग रोक के रखे थे 3,82,500 में। तो हम लोग को अभी निकालना है कि सफेस से तो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है नहीं, फॉर्मूला नफेस से है, नेट एसेट्स अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इसलिए हम लोग को नफेस निकालना पड़ेगा, तो वो वाला निकालो। पहले लास्ट सम में आ जाओ, इसमें लिखो कैलकुलेशन ऑफ नेट, मतलब नफेस लिख लो, ठीक है। तो ये नफेस कैसे निकलेगा? उस टाइम तक निकल रहा था सारे एसेट को प्लस करो और माइनस कर दो लाइबिलिटी, ठीक है। पर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ नफेस फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब अच्छा हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल। लिक्विडेशन के लिए रूल थोड़ा चेंज हो जाएगा, उस तरह नहीं करेंगे जिस तरह करते थे कि पहले एसेट प्लस किए उस तरह, इसको इस तरह ही करेंगे नफेस, अगर लिक्विडेशन वाला सम है तो हम लोग का कितना कैपिटल गिवन था 1,75,000, तो सिंपली वही लिए हैं। देखो इस तरह क्यों किए, क्योंकि ये पार्टली पेड अप वाला सम है, इसमें हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कुछ शेयर पे पूरा 10 रुपया दिया हुआ है, कुछ शेयर पे 5 रुपया दिया हुआ है, कुछ शेयर पे 2 रुपया दिया हुआ है। अगर पार्टली पेड अप वाला सम है, मतलब अलग अलग पैसा दिया हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला चेंज करके नफेस बाई पेड अप कैपिटल कर देंगे। तो नफेस कितना है 552,500 और पेड अप कैपिटल है 1,75,000। इतना रुपया मेरे को मिल चुका है। नफेस तो 5,7,500 होना चाहिए। लिक्विडेशन के टाइम पे सम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, हमेशा याद रखना। इन दोनों को प्लस किए तो इतना आया, फॉर्मूला हो जाएगा नफीस बाई पेड अप कैपिटल। याद रहे ये सिर्फ चेंजेस किए हैं क्योंकि लिक्विडेशन का सम है, इसलिए सारे सम से सबसे अलग है। उसके बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा वैल्यू ऑफ जो अलग अलग शेयर का था। देखो कितना कैपिटल था, ये वाला जो अभी किए
वो पहले शेयर के लिए किए जिसमें पूरा पेड अप था, जो फुल्ली पेड अप था ये उसके लिए था। ये वाला जो हम लोग अभी निकाले, ये हम लोग निकाले नॉर्मली सारे शेयर के लिए एक साथ अगर सारे शेयर को कर दें, पर डेफिनेटली पार्टली पेड अप शेयर का अलग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिखो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर। पार्टली पेड अप शेयर का भी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो उसके टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, उसके टाइम पे देखो कितना पेड अप है, 5 रुपया पेड अप है, 5 रुपया वाली शेयर के लिए कर रहे हैं जिसमें 5 रुपया पेड अप है, उसमें 3.19 जो उस शेयर का था वो माइनस कर देंगे, मतलब 5 माइनस 3.19, तो इसका आ जाएगा प्राइस 1.81 रुपीज। ठीक है, और तीसरे का कैसे करेंगे, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ पार्टली पेड अप शेयर इक्वल टू, ये वाला कैसे करेंगे, इसमें हम लोग का कितना रुपया पेड अप है 2.50 माइनस 3.19, तो ये हम लोग क्या करेंगे, अच्छा ये वाला कैसे करो, इसका ना फॉर्मूला लिख लो एक बार, ये into होता है, इसका लिख लो पेड अप वैल्यू ऑफ ईच शेयर इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर। करते हैं क्योंकि डिस्कशन कर चुके हैं, तो इसमें बोल रहा है हम लोग को इसमें वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर भी निकालना है, वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर भी निकालना है। अभी तक सिर्फ इक्विटी शेयर का कर रहे थे, इसका प्रेफरेंस शेयर का भी करना है क्योंकि सम बोल रहा है, तो रूल एकदम सेम है, जैसे इक्विटी शेयर का करते हैं वैसे ही प्रेफरेंस शेयर का करेंगे, कुछ अलग नहीं है। तो पहले कैलकुलेट करो नफेस, तो नफेस का फॉर्मूला क्या होता है, सन्ड्री एसेट्स सन्ड्री एसेट्स हम लोग लेते हैं ऐसे बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू पे, पर सम बोल रहा है कि बुक वैल्यू ही उसका भी है, तो 10 लाख ही लेंगे। अब इससे लेस करते हैं हम लोग लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज में क्या क्या, क्रेडिटर्स दैट इज 2 लाख, डेप्रिसिएशन फंड, डेप्रिसिएशन फंड कुछ नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है 25,000। ये सिर्फ याद रखो कि क्या क्या लाइबिलिटी के तौर पे यहाँ पे लेस होता है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर डिवेंचर भी लेस होता है, डिवेंचर कितना है 1 लाख। उसके बाद यहाँ पर हम लोग का कोई भी रिजर्व को हम लोग लेस नहीं करते, इसलिए डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व नहीं लेंगे, जनरल रिजर्व नहीं लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली 3, और हम लोग डिवेंचर के ऊपर 1 साल से इंटरेस्ट नहीं दिए हैं, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी है। डिवेंचर के ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, डिवेंचर कितने का है 1 लाख का, 1 लाख का 5% होगा क्योंकि 5% वाला डिवेंचर है, तो 5,000 भी होगा। ठीक है, इस तरह हम लोग का नफेस तो आ गया। ठीक है, इसके बाद एक एक करके सारे केसेस को करो। पहले केस में दिया है हम लोगों का प्रेफरेंस शेयर आर प्रेफरेंशियल,
एज टू कैपिटल एंड अरियर्स आर पेबल। देखो, एक होता है प्रेफरेंशियल, एक होता है नॉन प्रेफरेंशियल। प्रेफरेंशियल क्या होता है, लिखो, पहले केस का नंबर दे दो। व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल एज टू कैपिटल। एक किसी भी सम में सिर्फ एक केस डालेगा, यहाँ पे हम चारों सिखा दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम में आएगा तो एक केस आएगा, कैपिटल एंड अरियर्स आर पेबल। देखो, हम जो बताए थे कि एक होता है पार्टिसिपेटिव प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिव। इसका मतलब क्या होता है, जो पार्टिसिपेटिव होते हैं वो प्रेफरेंशियल होते हैं। प्रेफरेंशियल और नॉन प्रेफरेंशियल का मतलब क्या होता है, जो प्रेफरेंशियल होते हैं वो, जो ये वाला देखो, जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेसिकली सिर्फ क्या मिलता है, डिविडेंड। उन लोग का फायदा क्या है, जब हम लोग रिडीम करते हैं, जब वो लोग को पे ऑफ करते हैं, तब उन लोग जितना इन्वेस्ट करके रखा है, से उन लोग 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो चुकाते वक्त हम लोग वही 2 लाख चुका देते हैं, उसमें उन लोग को कोई फायदा नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट करने का फायदा क्या होता है, हम लोग को हर साल डिविडेंड मिलता रहता है, क्योंकि वो फिक्स्ड रहता है प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, यही एक फायदा है। पर अगर प्रेफरेंस शेयर लोग प्रेफरेंशियल है, तो उन लोग इस एसेट के ऊपर भी अपना हिस्सा लेता है, जैसा लास्ट सब में भी हम लोग पढ़े, सरप्लस में अपना हिस्सा लेता है। ठीक है, तो अगर उन लोग सरप्लस में, मतलब 6,70,000 पूरा किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। इसका नाम ही है कि वो ये पूरा इक्विटी शेयर होल्डर लेगा, पर इसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग अपना हिस्सा ले लेता है, बोलता है मेरे को दो, इससे मेरे को भी दो, ऐसा। तो इसमें बोल रहा है कि अगर हम लोग को बोलेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग प्रेफरेंशियल है, तो फिर जो हम लोग का नेट एसेट्स आया, हम लोग का जो नेट एसेट्स आया, दैट इज 6,70,000, इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग भी ले लेगा। तो हम लोग लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें वो लोग भी अपना पहले ले लेगा। कितना है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 2 लाख, तो वो लोग इससे 2 लाख ले लेगा। और 2 साल से हम लोग वो लोग का डिविडेंड नहीं दिए हैं, तो फिर वो भी ले लेगा, अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, वो लोग ये भी ले लेगा। कितना, 2 लाख का 10% वाला प्रेफरेंस शेयर है, और 2 इयर्स से हम लोग नहीं दिए हैं, मतलब 40,000 ये वाला भी ले लेगा। तो टोटल कितना बचेगा, 4,30,000। ये किसके लिए बचेगा, ये फाइनली बचेगा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए। तो इसको बोल सकते हैं हम लोग नफेस। ये वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाला हम लोग का हो जाएगा नेट एसेट्स। मतलब ये इक्विटी, ऐसे ये जनरली पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है, पर जबकि प्रेफरेंस शेयर लोग प्रेफरेंशियल है, प्रेफरेंशियल है मतलब जो भी एसेट आया उससे वो लोग पहले अपना अपना हिस्सा ले लेगा, तो जो बचेगा ये पूरा इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा। जनरली यही पूरा इक्विटी शेयर होल्डर लोग के लिए रहता है। तो ये पहला हो गया। अब इसमें हम लोग को निकालना है इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, तो इक्विटी शेयर का अलग निकलेगा, प्रेफरेंस शेयर का अलग निकलेगा। तो लिखो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। ऐसे हम लोग सिर्फ शेयर लिख रहे थे, पर जब दो दो का निकाल रहे हैं तो इक्विटी शेयर मेंशन करेंगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर हम लोग क्या लेंगे, इसके लिए अभी नफेस क्या है, 4,30,000, और हम लोग का नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, 50,000। तो हम लोग का कितना आएगा, ₹8.60। उसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच प्रेफरेंस शेयर,
ये वाला हमेशा याद रहे, प्रेफरेंस शेयर लोग का इंट्रिंसिक वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है, जितना बैलेंस शीट में रहेगा उतना ही रहता है। मार्केट में अप डाउन ट्रेडिंग हम लोग का इक्विटी शेयर में होता है, प्रेफरेंस शेयर में नहीं। इसलिए याद रहे, प्रेफरेंस शेयर हमेशा 100 ही रहेगा, जो 100 बैलेंस शीट में दिया हुआ है वो 100। एक एक इक्विटी शेयर पहले से 100 का है, इसलिए याद रहे इसमें हमेशा नॉमिनल वैल्यू ही ले लेंगे, इसमें कोई गलती ना हो। उसके बाद कर रहे हैं केस 2। अब ये बहुत सिंपल हो गया, एक कर लिए तो उसके बाद ये सिंपल। इसमें प्रेफरेंशियल था अपना कैपिटल को लेके भी और अरियर को लेके भी। इसमें लिखा है प्रेफरेंशियल और प्रेफरेंशियल है, पर सिर्फ कैपिटल को लेकर, अरियर को लेकर नहीं। तो यही चीज फिर से करेंगे, पर इसमें इस बार अरियर माइनस नहीं करेंगे, ठीक है। तो सेम चीज ही पूरा करो, सिर्फ यहाँ अरियर और प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं लिखेंगे। तो लिखो नेट एसेट्स भी हो सकता है ये तो। जिसको लेके प्रेफरेंशियल रहेगा सिर्फ वो ले लेगा। तो इसमें क्या होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर। और यहाँ पर भी इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर 100 ही होगा। अब हम लोग कर रहे हैं केस 3। मैम हाँ, अब इसमें वही लिख दिया है, उसको कैपिटल तो नहीं मिलेगा पर अरियर मिलेगा। तो इस बार अब इससे सिर्फ अरियर माइनस कर देंगे, सेम चीज कर रहे हैं। अब एक चीज याद रहे, जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, जब हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को कैपिटल पे ऑफ नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग का 2000 का कैपिटल भी यहाँ पर है। तो याद रहे यहाँ पे हम लोग इसको लेंगे, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कम से कम अरियर पेबल है, इसलिए यहाँ पे टोटल शेयर्स लेंगे। भले इक्विटी इक्विटी शेयर का ही निकाल रहे हैं, बट स्टिल नीचे 52,000 भी लेंगे, क्योंकि अरियर माइनस कर रहे हैं। और कैपिटल अभी तक गया नहीं है, कैपिटल भी है।
यही सब केसेस एक तरफ हम लिखवा दिए हैं कि तुम लोग को याद रहेगा। अच्छा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ इक्विटी प्रेफरेंस शेयर हम नहीं लिखे। मैम नंबर 4। हाँ, अच्छा, जब हम लोग इस तरह मर्ज करके निकालते हैं प्रेफरेंस शेयर, तो ये वैल्यू अलग से मत लिखना, ये छोड़ दो। हम लोग इसी में मर्ज कर देते हैं, तो इसका भी मर्ज ही कर दो, क्योंकि इसको ना तो कैपिटल में हिस्सा मिलेगा ना तो अरियर में हिस्सा मिलेगा। तो एक साथ ही लिख दो, वैल्यू ऑफ, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, दोनों का एक साथ वैल्यू निकाल देंगे। इलस्ट्रेशन 8.23 देखो, इसमें बोल रहा है डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स held by Mr. Ram in Goodluck Limited to be transferred to Mr. Mehta on the basis of majority and minority holding। इसमें फेयर वैल्यू हम लोगों को निकालने बोल रहा है। द बैलेंस शीट, एक बैलेंस शीट दिया हुआ है और नीचे लिख रहा है डेटर्स आर एस्टिमेटेड टू बी 10% बिलो बुक वैल्यू। ये इंफॉर्मेशन नफेस निकालने के लिए होता है। तो डेटर्स को 10% से गिरा देंगे। गुडविल इज वैल्यूड एट इट्स बुक वैल्यू। बोल रहा है अलग से गुडविल कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट वाला ही ले लो। Profit and loss account shows the net profit of the year after transfer to general reserve and payment of income tax। पीएल में जो बैलेंस शीट में जो हम लोग को पीएल दिखाई दे रहा है, उससे हम लोग जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर चुके हैं और इनकम टैक्स भी पे कर चुके हैं। डिविडेंड हम लोग लास्ट 3 साल में कैसे दिए हैं, 14%, 18% और 16%। नॉर्मल एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 10%। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, नफेस निकालते हैं, निकालो।
दी मेरा तो 1 to 8 आया। कैसे? 40,000 गुडविल, 3 लाख बिल्डिंग का, मशीनरी का 3,60,000, डेटर्स का भी 3,60,000, स्टॉक का 1,60,000, बैंक का 20,000। मैम सही है मैम। डेटर में गलती कर। हाँ, इसके बाद हम लोग को बोल रहा है इसे लाइबिलिटी लेस करना, वो तो आता ही है। हम लोगों को इंट्रिंसिक वैल्यू सिर्फ 200 शेयर का निकालने बोला है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स इज इक्वल टू, अगर एक शेयर का इंट्रिंसिक वैल्यू 14.50 है तो 200 शेयर का कितना होगा? 2,900 रुपीज। उसके बाद इसमें देखो बोला है फेयर वैल्यू निकालो, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने बोला ही नहीं था, इसमें फेयर वैल्यू निकालने बोला था 200 शेयर्स का। तो एक चीज नोट करो, फेयर वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? फेयर वैल्यू का फॉर्मूला है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस यील्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। तो अगर फेयर वैल्यू मेथड से निकालने बोलता है फेयर वैल्यू पर शेयर निकालने बोलता है, तो इंट्रिंसिक वैल्यू भी निकालना होगा और हम लोग को यील्ड वैल्यू भी निकालना पड़ेगा, तभी दोनों को प्लस करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। इतना देर से यील्ड वैल्यू निकालना तो हम लोग सीख लिए कि पहले नफेस निकालते हैं, फिर नफेस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कर देते हैं, पर ये हम लोग निकालना अभी तक नहीं सीखे हैं, तो अब सीखना पड़ेगा यील्ड वैल्यू, क्योंकि हम लोग को निकालने बोला है फेयर वैल्यू। तो और सिर्फ 200 शेयर का ही, तो पहले यील्ड वैल्यू पर शेयर निकालना पड़ेगा। इसका जो अभी लिखवा रहे हैं वही इसका फॉर्मेट है, याद कर लेना। सब में क्लियरली बोल दिया था कि बैलेंस शीट में जो पीएल दिखाई दे रहा है वो प्रॉफिट है जिससे हम लोग ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व भी कर चुके हैं और टैक्स भी दे चुके हैं, मतलब वो पैट है। तो पैट हम लोग के पास आ गया। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये हम याद रहे यील्ड वैल्यू मेथड का रूल है, पहले पैट चाहिए, नहीं देता तो ये निकालना पड़ता है, इसमें दिया हुआ था। इसके बाद निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये तो दिए है ना 10%। क्या क्या?
तो इस तरह हम लोग का आ गया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। इसके बाद हम लोग को चाहिए यील्ड वैल्यू पर इक्विटी शेयर। इसके बाद आ जाएगा expected rate of return divided by normal rate of return into paid up value of each equity share। ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20, सॉरी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 20, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 और पेड अप वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर इसमें 10 ही है। तो हम लोग का आंसर कितना आएगा 20 रुपीज। अब हम लोग को चाहिए वैल्यू ऑफ सिर्फ 20 शेयर्स। तो यील्ड वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स। तो 200 into 20 that is 4,000 रुपीज। अब निकालना है हम लोग को फेयर वैल्यू मेथड से फेयर वैल्यू। इसमें एक और चीज बोला था, इसमें बोला था कि इक्विटी शेयर का फेयर वैल्यू निकालो पर मेजॉरिटी होल्डिंग के लिए और माइनॉरिटी होल्डिंग के लिए। ये क्या होता है देखो, मेजॉरिटी होल्डिंग उसके पास होता है जो एटलीस्ट 51% शेयर खरीद के रखा है। उन लोगों के लिए क्या वैल्यू है एक एक इक्विटी शेयर का, ये वाला जो 51% कम से कम होल्ड करके रखा है। मतलब जो भी आदमी 50% से ज्यादा एक कंपनी का शेयर होल्ड करता है उसको कहते हैं तुम मेजॉरिटी होल्डिंग में हो, तो उसके लिए एक शेयर का दाम इतना है। पर जो लोग माइनॉरिटी में होल्ड करके रखा है, सोचो तुम अश्वनी खरीदा है 4% शेयर, आयुष खरीदा है 8% शेयर, फिरोजा खरीदी है 2% शेयर, तो हम लोग सब क्या है, हम लोग सब माइनॉरिटी होल्डिंग है। हम लोगों के लिए शेयर प्राइस अलग है, तो हम लोगों का भी अभी निकालना होगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सम बोला है। देखो यील्ड वैल्यू तो वही आता है, पर सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू तो वही आता है, पर यील्ड वैल्यू चेंज हो जाता है माइनॉरिटी के केस में। तो हम लोग को दूसरा यील्ड वैल्यू निकालना होगा माइनॉरिटी के लिए अलग से। तो हिसाब से कितना आ गया, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड 16%। ये क्या है बेसिकली, माइनॉरिटी के केस में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऐसे निकालते हैं। तो तुम लोग अपने याद के लिए लिख लो, यही एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है।
माइनॉरिटी के केस के लिए, ठीक है। लिखना इसको एग्जाम में एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड ही पड़ेगा, तुम लोग अपने याद के लिए लिख लो, ये एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। तो अब हम लोग का यील्ड वैल्यू कैसे निकलेगा, कुछ अलग निकलेगा, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न चेंज हो गया, 20 की जगह 16 लेंगे। तो यहाँ 16 आ गया, तो वैल्यू ऑफ 200 शेयर्स कितना होगा, 200 इंटू 16 मतलब 3200 रुपीज। तो यहाँ 3200 आएगा डिवाइडेड बाई 2। इन लोग के लिए एक एक शेयर का दाम 3050 है, पर मेजॉरिटी होल्डर वाले के लिए 3450 है। इलस्ट्रेशन 8.24, इसमें कैसे दिया है, एक्स लिमिटेड इक्विटी कैपिटल कंप्राइजेस, एक कंपनी में डिफरेंट क्लास का इक्विटी शेयर है, कैटेगरी का। ए कैटेगरी का है 2 लाख इक्विटी शेयर है 10 ईच, ये अभी हम पहले करवाए हैं। 2 लाख इक्विटी शेयर है 10 का है, पर 7.5 रुपया ही पेड अप है, मतलब फुल्ली पेड अप नहीं है। और तीसरा वाला है वो 1 लाख इक्विटी शेयर है 10 रुपया वाला, पर 5 ही पेड अप है। नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, इसमें नफेस निकाल के दे दिया 80 लाख, सिर्फ बोल रहा है इंट्रिंसिक वैल्यू निकालो। इसके बाद हम लोग का इलस्ट्रेशन है 8.25, इसमें हम लोग को दिया है द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, इसमें पूरा लाइबिलिटी दे दिया है, एसेट दे दिया है, और एकदम लास्ट लाइन में लिखा है कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर बाय नेट एसेट मेथड, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। देखो हम लोग जितना भी सम किए हैं ये पार्टली पेड अप शेयर वाला, उसमें हम लोग सबसे पहला सम किए थे 8.21, जिसमें फर्स्ट टाइम हम लोग किए थे पार्टली पेड अप शेयर का सम। पर इसमें एक चीज देखो, हम लोग नफेस उस तरह नहीं निकाले थे जिस तरह निकालना था। हम लोग नफेस ऐसे निकाले थे, पहला तो ये लिक्विडेशन का सम था, तो ये टोटली अलग सम था, तो इसको ध्यान देना ही नहीं है नॉर्मल सम की तरह, ठीक है। तो और दूसरा बात, इसमें एसेट की तरह हम लोग नफेस नहीं निकाले थे, नफेस हम लोग कुछ अलग तरीके से निकाले थे, तो इस सम को माइंड में रखना ही नहीं है। और जो भी हम लोग दूसरा सम किए उसमें नफेस ये सब कुछ निकालना ही नहीं था, इसमें सिंपली हम लोग को शेयर का प्राइस निकालने बोला था, ठीक है। पर अगर एक प्रॉपर सम है और जिसमें हम लोग को नफेस निकालने बोला है, तो जब हम लोग एसेट प्लस कर रहे होंगे तो नोशनल कॉल भी प्लस होगा, नोशनल कॉल। अब ये नोशनल कॉल होता क्या है, नोशनल कॉल का मतलब होता है कॉल्स इन एरियर। हम लोग जो सिंपल भाषा में इक्विटी शेयर चैप्टर में सीख के आते हैं कॉल्स इन एरियर, उसको वैल्यूएशन ऑफ शेयर चैप्टर बोलता है नोशनल कॉल, या कॉल्स इन एरियर वर्ड यूज नहीं किया जाता है। अब नोशनल कॉल क्या होता है, जितना कॉल्स इन एरियर था, मतलब 1 लाख इंटू कितना था, पहला शेयर में तो था ही नहीं, बट दूसरे शेयर में 10 रुपया का शेयर था, वो 5 रुपया ही दिया, मतलब 5 रुपया कॉल्स इन एरियर कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग 5 लाख लेंगे। अब ये प्लस करके कितना आएगा 43 लाख। अब जैसे लायबिलिटी को लेस करते हैं वैसे ही लेस कर देंगे, हम ये करवा ही देते हैं। देखो इसमें हम लोग को बोल रहा है पहला बात कि नोशनल कॉल भी है, इसलिए ऐड कर दिए, नॉर्मली नफेस निकालिए, पर इसको नफेस नहीं बोलेंगे, इसको नेट एसेट्स बोलेंगे। क्यों हम डिफरेंस बता रहे हैं, कब नेट एसेट्स बोल देंगे इसको, कब नफेस बोल देंगे। देखो इसमें भी उस सम की तरह जो हम प्रीवियसली करवाए, इसमें लिखा है यू आर इन्फॉर्म्ड दैट प्रेफरेंस डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड फॉर द लास्ट 5 years। जब भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन लिख देता है मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग अपना डिविडेंड लेगा। जब भी ऐसा रहता है कि उन लोगों को हम लोग अभी तक प्रेफरेंस डिविडेंड दिए नहीं है, तो वो लोग लेगा, इस एसेट से वो लोग अपना फिर जो भी अरियर में डिविडेंड था वो उन लोग को चाहिए,
तो इसलिए जब भी इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन सम में देख लेंगे तो इसको नेट एसेट्स लिखेंगे। अब नेट एसेट्स में से उन लोग हमेशा पहले अपना ले लेगा अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 8 लाख। नहीं, लिखा है प्रेफरेंस डिविडेंड हैज नॉट बीन पेड। हाँ ठीक है। जी हाँ इसमें तो देखो, हम सारा केसेस एक साथ बताते हैं, क्या डिफरेंस है सारे में। पहला जो हम सम करवाएं, ये वाला सम, ये लिक्विडेशन का सम था। ये पहली बार टोटली अलग सम था। इसमें हम लोग क्या किए हैं, नफे से पेड अप कैपिटल को डिवाइड किए हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को नहीं। यहाँ हम लोग पूरा कैपिटल ही डिवाइड कर देते थे, इसलिए यहाँ जो आता था वो अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट करते थे, इसलिए दोनों रुपीस था, इसलिए ये हम लोग आगे जाकर इनटू करते थे। ठीक है, पर जो अभी जो हम लोग केस किए हैं वहां पे हम लोग अमाउंट डिवाइडेड बाय अमाउंट नहीं किए। यहाँ हम लोग किए हैं इतना रुपया टोटल नफेस का था और टोटल इक्विटी शेयर हम लोग का 2 लाख था। तो एक इक्विटी शेयर का प्राइस कितना है? इतना। तो अगर एक इक्विटी शेयर का प्राइस इतना है और उसमें वो इतना नहीं दिया तो उसके एक एक शेयर का प्राइस फिर सिर्फ इतना है। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड किए, इसलिए ये आया है एक शेयर का दाम। तो ये एक शेयर का दाम है, रियल में वो इतना रुपया नहीं दिया तो इतना उसका एक शेयर का दाम अभी है। इस लॉजिक से ये हम लोग माइनस करते हैं। अब हम नोशनल कॉल के ऊपर लिखवा देते हैं। ध्यान से लिखो नोशनल कॉल का मतलब। It means calls in arrear. It is added to the nafes because it is assumed that after called up of this value, company will get this amount further. एक्चुअली कॉल्स इन एरियर का मतलब क्या होता है? जो अभी पैसा नहीं मिला, ऐसा नहीं है कि वो देगा ही नहीं। बहुत बार हम लोग ऐसा सम भी इक्विटी शेयर चैप्टर में पढ़ते थे कि वो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया पर फाइनल कॉल के साथ वो फर्स्ट कॉल का पैसा दे दिया, ऐसा भी हम लोग सुनते थे।
या अभी मेरा कॉल सीनियर कर दिया, बाद में आके ये रुपया वो मेरे को दे देगा, शेयर फॉरफीट करने के पहले वो मेरे को ये पैसा दे देगा। तो ये कॉल सीनियर है, पर हम लोग इसको नफेस में ये बोलकर ऐड कर देते हैं कि बाद में जब हम लोग उससे 5 रुपया मांगेंगे तो वो मेरे को दे देगा, तो मेरे पास पैसा आ जाएगा। एसेट में क्या होता है, बैंक ऐड होता है। उस लॉजिक से यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं। हाँ, जहां पर भी था अभी, हाँ, जहाँ उस जहाँ लॉजिक पर से हम लोग, हाँ, जहाँ पर ऐसे इसको हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं कि बाद में पैसा मिल जाएगा, मतलब ऐड बैंक नहीं लिख के, क्योंकि बैंक लिखने का मतलब है कि आ गया है, ये हम लोग अज्यूम करते हैं कि मांगेंगे तो आ जाएगा, इसलिए 5 लाख अभी से ऐड कर देते हैं और अपना नफेस भी बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह ये करते हैं, बट रियल में अभी मिला नहीं है, तो मेरा शेयर का प्राइस अभी कम रहेगा, क्योंकि रियल में अभी ये पैसा मिला नहीं है, इसलिए मार्केट में मेरे शेयर का वैल्यू जो पार्टली पेड अप करके रखा है, मतलब सोचो अश्वनी के पास जो शेयर है वो पार्टली पेड अप है, वही वो आदमी था जो पैसा नहीं दिया है, तो उसके हाथ में जो शेयर है उसका वैल्यू 6.20 है। और अगर आयुष पूरा पैसा दे दिया था तो उसके हाथ में जो शेयर है उसका वैल्यू 11.20 है। मतलब जिसके जिसके हाथ में फुल्ली पेड अप शेयर है मेरे कंपनी का, उसके शेयर का वैल्यू आज 11.20 है, और जो मेरे को पूरा पैसा नहीं दिया है, पार्टली पेड अप रखा है, उसका शेयर का वैल्यू आज 6.20 है। पर जिसने नहीं दिया है वो भी दे देगा, उस लॉजिक से उसको वहां पर ऐड करके हम लोग रख देते हैं। उसके बाद यहाँ बोल रहा है इलस्ट्रेशन 8.26 में, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर। इसमें कुछ भी मेथड मेंशन नहीं कर रहा है, बट बेसिकली एग्जाम हॉल में मेंशन करेगा, तो इसमें ऊपर हेडिंग दे दिया है यील्ड बेसिस। एग्जाम में क्लियरली लिखेगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ईच इक्विटी शेयर बाय दिस मेथड, तो इसको यील्ड वैल्यू मेथड से करना है। उसमें बहुत छोटा सा यील्ड वैल्यू था, पैट ये सब दे दिया था, सिर्फ हम लोग कर लिए थे। इसमें प्रॉपर दिया है, पेड अप शेयर कैपिटल है कंपनी का 2000 प्रेफरेंस शेयर 100 ईच, 50,000 इक्विटी शेयर 10 ईच। Average annual profit of the company after providing for depreciation and taxation amounting to 64,000। अच्छा, इसमें भी हम लोग को depreciation और tax सब दे दिया है, फिर का profit दिया है, मतलब इसमें भी हिसाब से हम लोग को PAT ही दे दिया है। The normal return expected by investor, normal rate of return दे दिया है 10%, expected rate of return हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो ये वाला सम भी हम लोग खुद बना सकते हैं। एक काम करो, यहाँ पे जो पैट है इसको तुम लोग यहाँ पे पफेस लिख दो। ओके तो यहाँ पर तुम लोग इसको पफेस लिखो। हम बता रहे, देखो पफेस का फॉर्मेट याद कर लो, यहाँ पर पफेस होगा, ठीक है, पैट पफेस। क्यों यहाँ पर पफेस की जगह पैट ही ले लिया, हम एक्सप्लेन करते हैं। तुम लोग एक काम करो, पहले पफेस कैसे निकलता है ये लिख लो। EBIT नहीं तो हर सम में कुछ ना कुछ अलग देगा और प्रॉब्लम होगा। EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये सब इस इलस्ट्रेशन में करना नहीं है, ये सब हम सिर्फ सिखा रहे हैं। इंटरेस्ट एंड टैक्स मतलब ये वो प्रॉफिट है जिससे अभी तक ना तो हम लोग इंटरेस्ट पे किए हैं और ना तो टैक्स पे किए हैं, सब पे करना बाकी है। तो लेस कहीं कहीं अब इसको और लिखेगा EBDIT, मतलब अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब इससे ना तो अभी तक डेप्रिसिएशन लेस किए हैं, ना टैक्स लेस किए हैं, ना इंटरेस्ट लेस किए हैं, तो वो अपना ध्यान दे देना। फिर इससे लेस कर देंगे अगर इंटरेस्ट, तो मेरा क्या आ जाएगा, PBT, या फिर इसको कहते हैं EBT, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स या फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मतलब अब जो आएगा वो अर्निंग है जिससे अभी तक टैक्स पे नहीं किए हैं, फिर हम लोग लेस करेंगे टैक्स, इससे अब टैक्स भी दे दिए तो आ जाता है पैट, मतलब अच्छा इसको लिख लो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको लिख लो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जो ये प्रॉफिट है इसे टैक्स भी दे चुके हैं, ठीक है, पर ये इससे अभी भी हम लोग को प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड देना है, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड,
टैक्स देने के बाद बारी आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग को डिविडेंड देने का। डिविडेंड दे देने के बाद जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं पफेस, मतलब प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसको हम लोग कहते हैं पफेस। तो वहां एक्सपेक्टेड में रियली में हम लोग पफेस लेते हैं, पर क्योंकि उस समय कोई प्रेफरेंस शेयर था ही नहीं तो प्रेफरेंस डिविडेंड भी नहीं था। पर इस सम में देखो, अगर हम लोग अब अपने इलस्ट्रेशन में आ जाएं तो हम लोग को पैट दिया हुआ है 64,000 और सम में प्रेफरेंस शेयर भी है। प्रेफरेंस शेयर कितना दिया हुआ है? 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो इसको हम लोग डिविडेंड भी देना पड़ेगा, तो लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। तो 2 लाख के ऊपर 12% ये लेगा, दैट इज 24,000। अब हम लोग का बचेगा जो 40,000, इसको हम लोग बोलते हैं पफेस। अब हम लोग को निकालना पड़ेगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जिसका फॉर्मूला रहता है पफेस डिवाइडेड बाय शेयर कैपिटल इनटू 100। तो यहाँ हम लोग लिखे 40,000 डिवाइडेड बाय अच्छा, यहाँ एक चीज क्लियर कर लो, यहाँ पे सिर्फ हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल ही लेते हैं। ये कंफ्यूजन ना हो जाए कि कहीं यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखने से लग सकता है कि इक्विटी प्रेफरेंस दोनों लेते हैं, इसलिए क्लियरली लिख लो पफेस डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो यहाँ पर भी ये चीज क्लियर हो जाएगा कि सिर्फ इक्विटी का ही लेना है।